आपको उस माँ बाप उस बच्चे को आशा वर्कर को तो पता होगा ना, उस आशा वर्कर को क्या बोलना है। पेज नंबर 22 खोल, पेज नंबर 23, पेज नंबर 24, पेज नंबर 25, पेज नंबर 26, पेज नंबर 27, 29, 30, 31 तक चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं 22 से लेकर 31 तक। 22 नंबर पेज के ऊपर है कि वैक्सीन के अंदर क्या क्या डाला जाता है। कि हरामजादे, तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं है कि इस वैक्सीन से क्या क्या हो रहा है। तू डॉक्टर क्या के नाम का बन गया, तू सारे फार्मा कंपनियों का दलाल है, ये बोल देगा उसी टाइम माँ बाप। और पता नहीं, यकीन था मतलब आएंगे, लेकिन ये नहीं था कि भाई उनको खबर पहुंचे कौन आए कैसे आए। लेकिन मुझे बाद में पता चला बाहर निकलने के बाद, भाई नगूरा के अंदर अपने साथियों ने, पवन ने जाम लगा दिया, नगूरा के अंदर जाम लगा दिया, जो जहां था वही जाम लगा दिया, जो जहां था। पता लग रहा है मेरे पास एक बड़ा अफसर है, मतलब टॉप रैंकिंग में चंडीगढ़ पुलिस में, उसका रीडर है वो, मेरे पास उसके बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। वो मेरे को बता रहा है जी, पहले तो बाद में आया पढ़ने के लिए, तो बाद में बोला जी आप ही थे क्या वो, मैं ही था। बोला मैं तो उस रात पागल कर दिया, मेल और फोन इतने आए बैंगलोर से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। बोला हमने नहीं देखा ऐसा बवाल मचता हुआ। 10,000 करोड़ रुपए का 6 महीने का फ्रॉड था डोलो 650 का, 10,000 करोड़ रुपए का। यानी कि डॉक्टरों को इतना ज्यादा रिश्वत दिया गया था, रिश्वत दी गई सिर्फ वो पेलने के लिए। अब मैं ये इवेंट बता रहा हूँ आपको। बोला ना अगर कुछ ऐसा कुछ होता, जब मैं मान लो थानेदार के मार भैया अपन जेल में रहने से मतलब अपन तो, क्योंकि मेरे जेल में रहने से बाहर लोगों को जागृति आ रही है, मुझे ये पता था। क्योंकि मुझे 2 आदमी आगे अंदर बता गए, बोला सेट टैकती कोई चक्कर नहीं है, मगर भाई बाहर बोला आ लिए लोग, मगर बस ठीक है। तो मेरे को इतना सा चाहिए था कि खबर पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई। मैं इतना मेंटली था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उस टाइम तक कोई मोर्चा संगठन तैयार नहीं किया था, लेकिन पिछले 9 साल से समाज में जागरण का, फिर पिछले मतलब ये समझो कि लगभग तुम भी दुखी हो तो सारा न बांट लो सबके गले, अगर नहीं हो तो ठीक है भुगतो, मेरे से नहीं भुगता जाएगा भाई, मैं तो टक्कर मार के मरूंगा साथ में, मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं ऐसी जिंदगी जी जाएगी। और नहीं तो सोरा फोटो बुलाओगे। हम राम का नाम लेते हैं तो वो राम जो रोम रोम में बसा है। दशरथ वाले राम का नाम लेते हैं तंगाई लोग, जो जय श्री राम का नारा लगाने वाले वो तंगाई लोग हैं। राम राम का नारा लेने वाले लोग हैं वो भाईचारे को बढ़ाने वाले। हम राम के नहीं, राम से भी पहले जो था, कृष्ण से भी पहले जो था, ये जमीन माता प्रकृति थी, परमात्मा था, इसलिए हम जोहार बोलते हैं। द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट नाम की एक किताब है, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने लिखी है। ये किताब आपको क्या बता रही है कि इस वैक्सीन के अंदर क्या क्या है, फिर वो ये बता रही है कि जो उस वैक्सीन में है उससे आपके शरीर पे क्या क्या असर होना है, फिर बच्चों को लगने वाली वैक्सीन से आज तक किन बच्चों को क्या क्या हुआ है आज तक। और ये वो आंकड़े हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल है AEFI, ये किसने सुना हुआ है अपनी लाइफ में? AEFI सुना है, जानकारी नहीं है। अब आप सोचो, यहां हमने कल जिक्र किया था कि सबसे समझदार योद्धा बैठे हैं जो समाज से निकल के आए हैं, जागरूक लोग, उनमें से भी किसी को AEFI के बारे में नहीं पता है ना। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं, एक और चीज है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, वो शब्द है AEFI के बारे में बताता हूं सबसे पहले तो। हाँ, VAERS, ये शब्द ढूंढ रहा था मैं, ये किसने सुना है? VAERS, इसकी जो अंग्रेजी है फुल फॉर्म ये बनता है वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं मालूम है? चलिए नहीं पता है। AEFI का मतलब है AE एडवर्स इवेंट, FI फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता है टीकाकरण। टीकाकरण के बाद किसी बच्चे को बुखार हो जाए, किसी बच्चे को चक्कर आ जाए, किसी बच्चे को पेट दर्द हो जाए, हॉस्पिटलाइज करना पड़े या उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए कि इसको वैक्सीन लगने के बाद ये हुआ था, उसको दर्ज करने का ये एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया के अंदर लागू है। मेडिकल फार्मा कंपनियों ने, फार्मा की एजेंसियों ने। आप में से किस किस को पता था? आपके गांव में कितने लोगों को पता होगा? किसी को नहीं पता ना कि अगर उसको वैक्सीन लगने के बाद कुछ हुआ है तो उसको AEFI में रिपोर्ट करना चाहिए। भारत में क्योंकि इस बात के बारे में समझ नहीं है, इसलिए यहां एडवर्स इवेंट की जो जानकारी है वो लगभग जीरो है। मैं जीरो नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोल रहा हूं लगभग जीरो, क्योंकि मैंने इस किताब में जब आंकड़े देखे तो मेरे हौसले जो हैं उसी टाइम पे बुलंद हो गए कि अगर मैंने इस देश को यह बता दिया कि इस किताब को एक बार पढ़ लो और लोगों ने इसको पढ़ लिया, तो जो आशा वर्कर, जो आंगनबाड़ी वर्कर पोलियो की दवा पिलाने की, HPV वैक्सीन लगाने की,
बच्चों को टेटनस या दूसरी बीमारियों का टीका लगाने की या पैदा होने के बाद जो डॉक्टर टीका लगाने की बात करेगा, मुझे पक्का यकीन है कि उसका बाप खड़ा खड़ा डॉक्टर का थप्पड़ मार देगा कि हरामजादे, तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं है कि इस वैक्सीन से क्या क्या हो रहा है, तू डॉक्टर क्या के नाम का बन गया, तू सारे फार्मा कंपनियों का दलाल है। ये बोल देगा उसी टाइम मां बाप, लेकिन मां बाप को पता ही नहीं है तो बोलेगा क्या। इसलिए जानकारी देना जरूरी है। इसलिए आपको चाहे आता हो चाहे ना आता हो, आपको उस मां बाप, उस बच्चे को, आशा वर्कर को तो पता होगा ना, उस आशा वर्कर को क्या बोलना है। पेज नंबर 22 खोल, पेज नंबर 23, पेज नंबर 24, पेज नंबर 25, पेज नंबर 26, पेज नंबर 27, 29, 30, 31 तक चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं 22 से लेके 31 तक। 22 नंबर पेज के ऊपर है कि वैक्सीन के अंदर क्या क्या डाला जाता है, और उसके बाद है कि वो कौन सी वैक्सीन में क्या क्या है, और उसके बाद है कि किस जो प्रोडक्ट, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अगर हमारी बॉडी में होगा तो वो हैवी मेटल है, वो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है, ब्रेन हेमरेज का, क्लोटिंग का, पैरालिसिस का, अंदरंग का सबसे बड़ा कारण है। तो अब आपको सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है दिमाग में कि आपके गांव में 65 साल के, 60 साल के बूढ़ों को जब हार्ट अटैक आया करता था, चेक करो कि वो हार्ट अटैक वाले लोग कौन थे, तो आपको पता चलेगा कि हार्ट अटैक वाले वो लोग, जब वो 60-65 वाले थे, वो थे जो गांव के झोला छाप डॉक्टरों से बुखार के टाइम पे भी टीका लगवा लिया करते थे, पेट दर्द के टाइम पे भी टीका लगवा लिया करते थे, क्योंकि दुनिया के हर टीके के अंदर एल्यूमिनियम इस्तेमाल हो रहा है। तो बॉडी में अगर वो गया तो यानी कि आप वो हो गए। आपके गांव में 100 साल से ऊपर उम्र का कोई आदमी अगर जिंदा है, 90 से ऊपर के उम्र का कोई आदमी जिंदा है, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि वो आज तक डॉक्टरों से बचा हुआ है। एक ही कंडीशन है बस। अगर वो डॉक्टरों के यहां चक्कर काटने लग गया है तो उसके बाद बचा हुए के चांस नहीं है उसके, फिर तो धक्के से काट रहा है वो। स्वस्थ अगर है कि 100 साल की उम्र में भी एकदम कड़क, तो वो आदमी केवल वही है जो इन फार्मा कंपनियों के दलाल से बच गया। अब उसको ये बताना है ये, और फिर पेज नंबर 40 के बारे में बता दो। 40 नंबर खोलोगे, आपको भी अंग्रेजी नहीं आती, उसको भी नहीं आती, पर आप एक बार मेरी कही हुई बात ना याद करके कह दो, क्योंकि मेरे को तो आती है ना, मैं तो पढ़ के कह रहा हूं ना। अगले के बार सुन बेवकूफ जी लोग आई आशा वर्कर, एक 22 नंबर पेज पे क्या लिख रहा, क्या क्या मन तो नहीं पता क्या लिख रहा, मैं बताने लग रहा क्या लिख रहा, उन्हें क्या पता अपना आवे कि नहीं आवे। लेकिन आपको अगर बात पता है तो बोल दो, एल्यूमिनियम इसके अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड इसके अंदर है, नवजात बच्चे का सीरम इसके अंदर, ग्लाइफोसेट इसके अंदर, जिससे ग्लाइफोसेट क्या है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है, यानी सही और गलत निर्णय लेने की क्षमता। अगर बच्चे को पैदा होते ही उसकी बुद्धि को भ्रष्ट होने वाला केमिकल शरीर में चला जाए, करता बचेगा। मेरी माताएं बैठी हैं, जब पहले बच्चा जन्म लिया करता ना, अंधेरी कोठरी में जन्म लिया करता, और उस अंधेरी कोठरी में अगर दिया भी जलाना होता ना, तो दिए के आगे कोई ना कोई चीज रख दिया करते कि सीधी रोशनी बच्चे के ऊपर ना पड़े, मां के ऊपर ना पड़े। इतनी नाजुक उस टाइम पे मां और बच्चे की स्थिति होती है। दूसरा जन्म कहते हैं, और जब जन्म होता है तो तेज लाइट नहीं होती है। आज जो अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, उस मां के बिल्कुल ऊपर उस बच्चे की जहां आंख खुलती है इतनी बड़ी लाइट होती है। दिमाग में नहीं आ रही समझ में कि एलईडी है वो। हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, ठा के अस्पताल में चल पड़े। हमारे पास 400-500 बच्चे ऐसे हैं जनता सरकार मोर्चा के पास, कोई 4 साल का, कोई 2 दिन का, कोई 4 दिन का, कोई 400 दिन का, कोई 8 साल का, और 10 साल के हो लिए सुरेंद्र के बच्चे, 10 साल के सुरेंद्र के हो लिए, 14 साल के बच्चे भी हैं, जिनकी मां ने गर्भ के दौरान डॉक्टर को नहीं देखा, और जिन्होंने पैदा होकर आज तक डॉक्टर को नहीं देखा, और जिन्हें कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, और वो पूरे गांव में सारे वैक्सीनेटेड बच्चों से ज्यादा तेज दिमाग वाले हैं, ज्यादा तेज दौड़ने वाले हैं, ज्यादा मजबूत हैं, और ज्यादा परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, ज्यादा समझदार हैं। वो हर आदमी को, हर बच्चे को टीका क्यों लगाना चाहते हैं आपको पता है क्या? आप बीमार हो जाओ, आपकी कोई चिंता नहीं है उन हरामजादों को। आपको अपना मकान बेचना पड़ेगा, आपको अपनी सारी कमाई, पूरी जिंदगी की कमाई देनी पड़ेगी, लेकिन बीमार होने से पहले उनको चिंता है आपकी। समझ में नहीं आ रहा हमारे को? बीमार होने से पहले एक एक आदमी को टीका लगाना जरूरी समझते हैं वो, और बीमार होने के बाद उनको कोई ठेका नहीं है। अगर उनको हमारी चिंता है तो हर मोमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब मैं कर्जे में सुसाइड करने चला हूं तब भी होनी चाहिए, जब मैं बिल्कुल मेरा परिवार टूट रहा है तब भी होना चाहिए, जब मेरे को एमएसपी नहीं मिल रही उस पे टाइम पे भी होना चाहिए, जब अपराध है समाज के अंदर उसमें भी होना चाहिए, जब नशा हर घर तक मिल रहा है। आम आदमी को पता है, आम इंसान को मालूम है कि गांव के अंदर नशा कौन कौन बेचता है, तो सीआईडी वालों को नहीं पता, तो ऐसी निकम्मी सीआईडी का करोगे क्या आप? ऐसे निकम्मे पुलिस का करोगे क्या जब आम इंसान को मालूम है कि नशा कहां है और उसको नहीं पता? वो हमारे जैसे लोग जो बोलते हैं उनकी सीआईडी करने के लिए है, वो गरीब आदमी के ऊपर अन्याय करने के लिए है पुलिस, आपके लिए नहीं है।
और डॉक्टर आपको इलाज करने के लिए नहीं है, वो आपको बीमार रखने के लिए है। पुलिस आई गांव के अंदर, जिस गांव में चौकी आई थी, ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये समझते होंगे, आपके आसपास पंजाब में जहां चौकी आई थी, नशा उसके बाद आया है। पहले नशे वालों को बचाने वाले आदमी खड़े करते हैं ये लोग, तब जाके नशा बिकना चालू होता है वहां। कहीं गांव वाले ना पीट दे इनको, कहीं इसको उनको बचाने के लिए पुलिस चौकी वहां बनाई जाती है। अपराध जहां लाना होता है वहां पुलिस लाई जाती है। तो क्या हम अपनी अक्ल से उनको नहीं बता सकते? अब मैं जो आंकड़े आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि जो वैक्सीन से जुड़े हुई डेथ हैं, यानी वैक्सीन लगने के बाद वाली डेथ हैं, वो जो दर्ज हुई हैं, पहला तो आपको मैंने एक ही बात बता दी कि अपने देश के अंदर इतनी अनपढ़ता है, इस तरीके पे मतलब अनभिज्ञता है, जिसको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि हमें कुछ पता ही को नहीं। सबसे पहला लाइन तो ये है। लेकिन अगर पता लग जाए जिनको, और जो अमीर हैं और जो इतने बलशाली हैं कि जाके इस रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि दर्ज करेगा भी नहीं डॉक्टर। बच्चे को बुखार हो गया, आप उसको बोलो एडवर्स इवेंट मैंने दर्ज करना है, बोले कि बुखार तो होया है, पैरासिटामोल ले लो। अभी आपको वैक्सीन लगवाई थी जब कोरोना वाली, तो आपको पटदेसी बोले क्रोसिन साथ के साथ दे दी थी, डोलो साथ के साथ दे दी थी, डब्बा साथ रखते थे, 625 mg तक दिया। 10,000 करोड़ रुपए का 6 महीने का फ्रॉड था डोलो 650 का, 10,000 करोड़ रुपए का। यानी कि डॉक्टरों को इतना ज्यादा रिश्वत दिया गया था, रिश्वत दी गई थी सिर्फ वो पेलने के लिए। अब मैं ये इवेंट बता रहा हूं आपको। 1990 में जो डेथ दर्ज हुई वैक्सीन से जुड़ी हुई, वो 90 डेथ दर्ज हुई, सॉरी 80। 1990 में, मैं 10 साल बाद की बात कर रहा हूं, बीच में बढ़ती रही, कभी 166 है, कभी 234 है। सन 2000 में 212 हो गई है। वैक्सीन लगने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है, तो अब 212 हो गई है। सन 2010 में यह संख्या बढ़ के 319 हो गई है। 10 साल में 80 से कितनी हुई? 212, और 212 से हुई 319। 2020 में यह आंकड़ा 421 तक पहुंचा। 2021 का जो डाटा कितना है? 421। 2021 में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 2021 को। तो 2021 का आंकड़ा कितना है पता है? 21,884। ये तो तब है जब किसी ने दर्ज ही नहीं करवाया, जब गांव में किसी को पता ही नहीं था। ये सिर्फ डेथ का आंकड़ा है, बाकी बीमारियों का आंकड़ा अभी पेंडिंग है। ये तो आंकड़ा सरकार का है, ये तो मेरा नहीं है, ये तो डॉक्टर कमलप्रीत सिंह का नहीं है। समझ गए ना? सरकारी आंकड़ों में कितना घपला होता है ये भी हम सबको पता है, कितना मैनिपुलेशन होता है ये भी हम सबको पता है। मिसकैरेजेज यानी गर्भपात, क्योंकि आज के टाइम पे आपके गांव में ये हालत है कि हर माँ बाप को, हर बच्चे को, नई शादी जो हुई है उनको अपने बच्चे पैदा करने के लिए आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कुदरती तरीके से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, कुदरती तरीके से गाय और भैंस भी पैदा नहीं कर पा रही हैं, नए दूध नहीं होते जी। क्यों जी बाबा जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सारा बाजार से लाना पड़ता है, और खेत का बीज भी बाजार से लाना पड़ता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाओ, मिसकैरेजेस का जो आंकड़ा है 2014 में 90, 2017 में 70, मैं बीच बीच में बोल रहा हूं, 2020 में 65 और 2021 में 3,429। अब ये आंकड़ा पूरा झूठ है, असली आंकड़े का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह भी डरावना है, 2019 और 20 के मुकाबले तो यह भी डरावना है कि 100 गुना तक बढ़ोतरी। लेकिन रियलिटी यह है, 2023 में मेरे करनाल जिले में 1,38,000 से ज्यादा बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है। रोहतक जिले में 1,86,000 बच्चा, मतलब 3-3, 4-4 लाख बच्चे। ये तो जोड़ा है ना, एक जोड़े का एक बच्चा है, यानी 3-3, 4-4 लाख बच्चा हर जिले में नपुंसक या बांझ हो चुका है। पंजाब में ज्यादा मिलेगा, पंजाब में ग्लाइफोसेट ज्यादा है, पंजाब में पानी, जो फैक्ट्रियों का पानी वाटर सप्लाई में ज्यादा है गंदगी, और पंजाब में वैक्सीनेशन ज्यादा है। अब भगवंत मान ने तो बहुत ज्यादा हक दिया, उसने तो बहुत ही नाश कर दिया। हाँ, हरियाणा से बहुत ज्यादा है। पंजाब का सत्यानाश पहले प्रायोरिटी है इनकी, क्योंकि पंजाब है जो बचा सकता है इस दुनिया को। सिर्फ सिखिज्म है कि सिक्खी है केवल जो बचा सकती है, क्योंकि वो एक अकेली कौम बची हुई है, या मुसलमान है या सिख है, जो आज भी अपने गुरुओं की परंपरा को मानते हैं, और जिनका गुरु कोई आदमी की शक्ल में नहीं है बल्कि किताब और नियमों की शक्ल में है, जो उन सिद्धांतों को आज भी पहले नंबर पर मानने की बात करते हैं। लेकिन पंजाब की सिक्खी को खत्म करने के लिए सबसे पहला सहारा प्रकाश सिंह बादल आया था, आपकी सिक्खी को खत्म करने के लिए। सबसे पहले सिखिज्म के नाम पर शिरोमणि अकाली दल जो बनाया था ना, समझ गए ना, ये पूरा प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत आया था, पूरी तरह से बर्बादी के लिए आया था, और उसको उसी तरीके से लिया था। अब गुरु की जो फौज है वो किसी तरह से गुरु को याद ना रखे, इसलिए आपके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल दिए जा रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी दी जा रही है।
इसलिए जी फॉर गन दिया जा रहा है, जी फॉर गुरु नहीं दिया जा रहा। जी फॉर गुरु नानक नहीं दिया, गुरबाणी नहीं दी जा रही। गुरबाणी से दूर करके अंग्रेजियत की तरफ लेके जाना, पंजाब से दूर करके कनाडा अमेरिका भेजना, आपके खेत से दूर करके आपको दुकानें देना और शहरों का शहरीकरण करना, गांवों का, ये सब उसी प्लान का हिस्सा है। लेकिन इसको समझने के लिए लंबी अपनी चर्चा, अभी तो 3 ही दिन का है, ये तो इंट्रोडक्टरी सेशन है अपना। अभी तक तो हम गर्म भी होने चालू नहीं हुए, समझो। अभी हमने कुछ नहीं बताया आपको, ये तो सिर्फ इतना बताने के लिए कि भाई हमारी नीयत देख लो क्या है, ये समझ लो हम क्या करना चाहते हैं, ये जान लो कि हमारा मकसद क्या है। मकसद पूरा समझेंगे तो और लंबी, आप में से जिन जिन लोगों के सिर के ऊपर से चली जाएगी वो अपना घर बैठ जाएंगे, जिनके कलेजे में लगती जाएगी वो जुड़ते जाएंगे। ये कि इतनी सी बात समझ में आ जाए पहले 3 दिन वाली, तो अगले 7 दिन के लिए जुड़ने के लिए तैयार होंगे, नहीं तो नहीं। बाकी जिस दिशा में हम हैं उस दिशा में प्योर अंधकार है, इसीलिए सब कुछ छोड़ना पड़ा, वरना जरूरत नहीं थी। एटलीस्ट आज भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। मतलब हमारे बहुत से साथी इस टाइप के हैं जिन जो सब कुछ किया करते थे, जिन नौकरियों के पीछे लोग भागते हैं वो हम छोड़ के आए। जिस टाइप का बिजनेस, मेरा बिजनेस कैसा था बताओ, मतलब कितनी मौज होती होगी उस आदमी की जो किसी स्टेज में या गेट में एंट्री करने से पहले 3.5 लाख रुपए लेता हो। मेरे 2 घंटे बोलने की फीस 3.5 लाख रुपए थी, बोलने की। अगर बोलने से पैसा मिल रहा है, ना किसी को खरीद के सामान बेचना, ना कोई रिस्क, ना कुछ, कोई चक्कर ही नहीं है। आपके स्कूल में एंट्री कर रहे हैं तो पैसे मिल रहे हैं। आपसे मिलने की अपॉइंटमेंट 1.5 लाख रुपए हमारी एक बच्चे के लिए, पढ़ाने की अपॉइंटमेंट, उसमें भी बोलना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, प्योर, और इज्जत ही इज्जत, कोई चक्कर नहीं। इलेक्शन मैनेजमेंट का काम ऐसा है, पंजाब का जब मैंने इलेक्शन मैनेज किया तो हमने एक विधानसभा से 2 करोड़ रुपए लिए थे, एक कैंडिडेट से, मतलब जो हमने जितने किए उसके हिसाब से, और सिर्फ सलाह देने के मतलब गाड़ी उसकी, रहना उसका, खाना उसका, तेल उसका, अपना कुछ नहीं, सिर्फ बकवास करने के। बकवास ही बोलूंगा आज तो मैं। उस टाइम तो उनको सलाह दी थी हमने बताया उन लोगों को, क्योंकि वो लोग एकदम मूर्ख हैं, धूर्त हैं, नीच हैं। वो हम जैसे दिमाग किराए पर लेते हैं और पता करते हैं कि इस गांव में कितने टाइप के लोग हैं, कौन जात के नाम पे लड़ सकते हैं, किस जात वाले को किस जात वाले से थप्पड़ मरवाना है, किस जात वाले को किस जात वाले को गाली दिलवानी है, कौन से मंदिर को तोड़वाना है, किस गुरुद्वारे में जाके क्या बोलना है, कहां पे आपको बेअदबी करनी है गुरु ग्रंथ साहिब की, कहां क्या करना है, जिससे कि असली मुद्दा ही भूल जाएं ये लोग और सिर्फ अपने उस खामखाई की चीज में उलझ जाएं और फिर वोटिंग जो है वो पोलराइज हो जाए। और ये काम दिमाग वाले लोग करके देते हैं उनको कि इस गांव में ये था। पूरा पूरा प्योर झूठ माइक पे जितना बोला जाता है, जितना भी कोई नेता बोलता है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। प्रैक्टिकल करके हमने तब जाके समझ में आया कि आम जो नागरिक है गांव का, जब तक उसको इतनी समझ नहीं दे देंगे कि नेता अगर ये बोल रहा है तो इसका ये मतलब समझ लेना। नेता जब बोले कि जय जवान जय किसान, तो समझ लो अगला टारगेट जवान और किसान है। मतलब सेना के नाम पे पैसा कहां खाना है और किसान का नाश करना है। जब वो बोले आयुष्मान कार्ड, तो मतलब आपको स्वस्थ रखने के लिए जब कोई नई योजना आए तो समझो अब आप सबको बीमार करना है। जब वो करे भाईचारा सम्मेलन, तो समझो अब समाज तोड़ने की तैयारी है। जब वो करे नशा मुक्ति केंद्र, तो बोलो नए ठेके इतने खुलेंगे। वो जब गाय बचाने की बात करेंगे तो इसका मतलब है गाय काटने के नए कत्लखानों का लाइसेंस जारी होना है। गाय को बचाने के लिए भाषण दिया जाएगा, अवैध कत्लखाने बंद करे जाएंगे क्योंकि उसमें गायें कटती है, वैध कत्लखाने खुलेंगे क्योंकि वहां गाय पैदा होती है। ऐसा लॉजिक देंगे वो अवैध कत्लखाने बंद करते हैं, केवल अवैध ठेके बंद करते हैं। केवल नए ठेकों का लाइसेंस लो यार, लाइसेंस लेके तुम नशा चलाओ ना, क्या दिक्कत है? वो ऐसा बोलते हैं लाइसेंस लेके गाय काटो, लाइसेंस लेके करो। आपके खेतों में जहर डालना है, पेस्टिसाइड यूरिया का, लाइसेंस लेके डालो ना। आपको बीमार रखना है, लाइसेंस लेके करो। आयुर्वेद वाला आपको जड़ी बूटियों से ठीक होना सिखा सकता है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो तो है झोला छाप। और जो लाइसेंस लेके आपको WHO का गुलाम बना रहा है उसको कहते हैं डॉक्टर, समझ रहे ना? उसको तो क्रिमिनलाइज कर देंगे, उसको तो कह देंगे, अपराधीकरण कर देंगे ठीक रखने को। और कोरोना के दौरान में जिन जिन लोगों ने होम्योपैथी आयुर्वेदा से उपचार करना चाहा, उन लोगों के ऊपर स्पेशल सर्वेलेंस थी, स्पेशल चिट्ठी थी हर डॉक्टर के पास कि तुम अगर सरकार के नैरेटिव से ऊपर कुछ भी बोलोगे तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। वही बोलना पड़ेगा जो आपको सरकार कह रही है टीवी में। इसीलिए आप तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाई। यही कारण था मैं भी नेताओं के पीछे, एनजीओज के पीछे पड़ा रहा कि तुम बोल लो। जब वो नहीं बोले तो हमको खड़ा होकर चिल्लाना पड़ा सड़क के ऊपर। मैं सोच रहा था मैं स्ट्रेटजी का आदमी हूं, मैं अगर पर्दे के पीछे रह के सारे साथियों को तैयार कर दूं तो देश बच जाएगा।
पर जब कोई और बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मजबूरी में हमको जेल जाना पड़ा। हमें तो वो छोड़ रहे थे जिस दिन मैं जेल में गया, पहले ही दिन वो बोलते आप जाओ डॉक्टर साहब। मैं कहा जाओ यार, मुश्किल से तो जेल हुई है, मुश्किल से तो बाहर बवाल मचा है, मुश्किल से तो लोग घरों से निकले हैं, घर जाके फिर इनको घर घुसा दूं, कम से कम 1 हफ्ता तो रहूंगा भाई। और बोले कि ना तुम्हारा तो जुर्म ही कोई नहीं है। उन्होंने तो ये बोला जुर्म ही कोई नहीं है, 188 का मुकदमा है। मतलब 188 के मुकदमे में क्या होता है कि आपको मैं एक खेल समझा रहा हूं, इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। जिन्होंने भी मास्क और वैक्सीनेशन से मना किया, जिन्होंने भी मना किया, उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, याद है आपको? पुलिस वालों ने उनके ऊपर मुकदमा किया था। मुकदमा था 188 का, धारा 188 का। जिस टाइम पे हमने खड़ा होकर विरोध किया और पब्लिक के अंदर इस 188 के प्रति सच्चाई बाहर आ गई, क्या आपको पता है कि आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 188 का एक भी मुकदमा नहीं चल रहा, एक भी मुकदमा नहीं चल रहा, सारे बंद कर दिए, क्योंकि उनको पोल खुलने का डर था। अपन थोड़े से स्मार्ट निकले। अपन कैसे स्मार्ट निकले? मैंने कहा, वो बोले कि 188 का मुकदमा है डॉक्टर साहब, सवेरे आपको बेल मिल जाएगी, कोई चक्कर ही नहीं है। मैं कहा ऐसा जुर्म बताओ जिसमें बेल ना मिलती हो। पुलिस वाले बोले कि नहीं, तो सुबह तो आप चले ही जाओगे, अभी खाम खाई 500 रुपए दे के चले जाओ। मगर 500 रुपए? पागल है, मुश्किल से मौका मिला, बोला मैं दे दूंगा 500 रुपए। तू दे देगा? क्या मतलब? बोला बिना दिए चले जाओ। अरे तो बिना दिए? मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे ये बताओ कि 1 हफ्ते से पहले बेल ना मिले, उसका बताओ क्या है। बोला ना, अगर कुछ ऐसा कुछ होता है। मैं कहा जब मैं मान लो थानेदार का मार दूं फिर हो जाएगा, पुलिस वाले को मार दूं? भैया अपन तो जेल में रहने से मतलब अपन तो, क्योंकि मेरे जेल में रहने से बाहर लोगों को जागृति आ रही है, मुझे ये पता था, क्योंकि मुझे 2 आदमी आके अंदर बता गए थे, बोला सेट टैकती कोई चक्कर नहीं है। मगर भाई बाहर बोला आ लिए लोग, मगर बस ठीक है। तो मेरे को इतना सा चाहिए था कि खबर पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई। मैं इतना मेंटली था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उस टाइम तक कोई मोर्चा संगठन तैयार नहीं किया था, लेकिन पिछले 9 साल से समाज में जागरण का, फिर पिछले मतलब ये समझो कि लगभग 1 साल हो गया था, 1 साल होने को था, मतलब उसमें किसान आंदोलन के अंदर परमानेंट गांव-गांव जाकर सारे खेती के 3 कानून समझाया करता था। तो मैं पता था किसान आंदोलन में बड़ा समर्थन है, अपने किसानों का बहुत ज्यादा समर्थन है। उसी अकड़ में आप भिड़ गए थे, और पता नहीं, यकीन था मतलब आएंगे, लेकिन ये नहीं था कि भाई उनको खबर पहुंचे, कौन आए कैसे आए। लेकिन मुझे बाद में पता चला, बाहर निकलने के बाद, भाई नगूरा के अंदर अपने साथियों ने, पवन और ने जाम लगा दिया, नगूरा के अंदर जाम लगा दिया, जो जहां था वहीं जाम लगा दिया, जो जहां था। पता लग रहा है मेरे पास एक बड़ा अफसर है, मतलब टॉप रैंकिंग में चंडीगढ़ पुलिस में, उसका रीडर है वो, मेरे पास उसके बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। वो मेरे को बता रहा है जी, पहले तो बाद में आया पढ़ने के लिए, तो बाद में बोला जी आप ही थे क्या वो? मकाम मैं ही था। बोला मैं तो उस रात पागल कर दिया, मेल और फोन इतने आए, बैंगलोर से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बड़ा हमने नहीं देखा ऐसा बवाल मचता हुआ कभी भी। कह रहा यहाँ पूरा सिस्टम हिल गया था, इस लेवल पे हिल गया था कि चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की नंबर की गाड़ियां बैन करनी पड़ी उनको। तीसरे दिन, जब जमानत जिस दिन होनी थी ना, हरियाणा नंबर की गाड़ियां बैन कर दी उन्होंने, कि जब ये ऐलान होगा ना कि चंडीगढ़ जाम करेंगे, पूरा हरियाणा आएगा। इनके पंखे पाड़ जाए, सबसे डरपोक लोग हैं ये। फिर आखिर में जब मैंने उनको, जब वो अधिकारी थे, तो मैंने जब उनको ये कहा, मगर देख, अगर जो मुकदमा करवाना है तो बढ़िया सा करवा दिए जिसमें जेल हो जाए, खाली मास्क वाला मत करवाइए। फिर उसने अधिकारी के ऊपर हाथ उठाने का मुकदमा और करवाया। फिर वो 153 ऐड हो गया। अब की बार की तारीख थी मेरी, 4 तारीख को थे हम लोग वहां, तो कोर्ट में वो जज बोली कौन सा मुकदमा है? बोला जी वो मास्क वाला था जो 39 वाले थाने का। तो 188 के तो सारे कैंसिल हो गए, कैंसिल करो इसको। मैं खड़ा था उधर ही, मगर ना जी ना, कैंसिल को नहीं जी होना। अब क्यों? वकील क्या था, वकील को मैं बोल रहा हूं, वकील कह रहा है कि हम प्लीड करेंगे कि नॉट गिल्टी, हम वहां नहीं थे, हमें पुलिस ने कहीं और से उठाया। वकील तो ऐसे खेल खेलता है। मैं बोला वकील साहब बात सुनो, आपने जो लिखना है वो मैं बताऊंगा, और आपसे नहीं बोला जाए तो मैं बोलूंगा, मैं अपना इन पर्सन खड़ा हो जाऊंगा। हमको रिटर्न यहां दर्ज करवाना है कि मैं संविधान के आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी, जो देश की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचता है, तब हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो खड़ा होकर के उसकी खिलाफत करे। मैं उसका पालन करते हुए इनके मास्क और वैक्सीन के प्रोपेगेंडे को उजागर करने का काम कर रहा था। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था, वो करते हुए इन्होंने मुझे उठाया। मुझे ये दर्ज करवाना है वहां पर, ये दर्ज नहीं करवाना कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मुझे कहीं और से उठा लिया। मुझे बचना नहीं है, मुझे जेल जाना है। मैंने अपने वकील को बोला यार तुम अच्छा आदमी है क्योंकि मैं जेल जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं पिछले 4 साल से पागल नहीं हूं, दर दर भटक रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, और मैं ओपनली, कभी अखबार में हमने अपनी
ट्रेनिंग के बारे में जानकारी नहीं दी, कभी हमने संगठन बड़ा नहीं बनाया, ओपन छोड़ रखा है पब्लिक को कि बात बता दी है, लेकिन मेरे से अगर मेरे बस की बात नहीं हुई ना तो आप जेल में जाके बैठांगे आराम तय, किताब लिखांगे उड़ा बैठ के ना, कोनी मगजमारी करनी थारता है, हम है ही नहीं जब अगर इस लायक। 4 साल भौंकने के बाद भी अगर हमारे पे 500,000 आदमी भी तैयार नहीं हुए तो क्या लॉजिक है? मेरे तो बढ़िया कोई नहीं समझा सकता ईसा मास्टर हूं भाई, 2 महीने में 5 लाख रुपए लिया करता यार बालक ने पढ़ाने के, मतलब इससे आसान भाषा में कोई आदमी लॉजिकली समझा ही नहीं सकता, सब रट्टे मारने वाली बात बताते हैं। पहले इतनी रिसर्च करके इतना वो करके तो फिर भाई हमने तो सोचा भी ठीक है अपन जाएंगे जेल, सीधी सी बात है, मुकदमा 4-5 साल से पहले निपटना नहीं है, और चाहे फिर और कुछ नहीं हो तो फिर चाहे जज तक गाड़ दे के जाना पड़ो, चाहे उसका गाड़, चाहे उसका थप्पड़, चाहे उसका गला पकड़ के मारना पड़ो। मुझे तो पब्लिक को ये बताना है, मैं दुखी हूं इस सिस्टम से, तुम भी दुखी हो तो सारा ना पाड़ लो सबके गले, अगर नहीं हो तो ठीक है भुगतो, मेरे से नहीं भुगता जाएगा भाई, मैं तो टक्कर मार के मरूंगा छाती में, मन नहीं पता, मैं मेरे से नहीं ऐसी जिंदगी जी जाएगी, और नहीं तो सोराडा फोटो तो लाओगे अपना मोर्चे वाले में पीछे भगत सिंह के बराबर में फोटो लग जाएगा, मौज हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो ये किया था, तो वकील मेरे को बोलता है आप तो तैयार हो जाने के लिए, एक करमू ने भी पूछ लो, मैं बोला करमू ने तू पूछ भाई, अभी ये पहले अभी भी जाके आया है वो मनीषा वाला केस करने पे, फिर उस टाइम पे बात हुई थी कि भाई ठीक है हम तो बोल लेंगे, अब जो मर्जी हो जाए, हमको इस सिस्टम को बताना है कि हम तुमसे खुश नहीं है, हमें जज को कहना है कि हमको तुम्हारी न्याय प्रणाली पे भरोसा नहीं है, हमको तो बड़े आदर सम्मान से कहना है पुलिस वालों से कि तुम हमारी सेवा नहीं करते हो, हमारी तो दूसरी सेवा करो, तुम उनकी दूसरी करो, नेताओं की पैसे वालों की सेवा दूसरी करो, हमारी दूसरी करो, मानना मुंदे पालो है, और कोई हिसाब किताब नहीं, इसलिए बताना तो पड़ेगा। देखो 2-4 आदमियों को बलि तो देनी पड़ेगी, एक आधे को तो कम से कम अगली पीढ़ी के लिए, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आपके पास हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और क्यों हमारे लोगों को जाग करके फाइट करने की आदत खत्म हो गई है, हमारे अपने ही अधिकारों के लिए लड़ने की आदत खत्म हो गई है, क्योंकि धर्म से बहुत दूर जा चुके हैं। धर्म मतलब जो उनको करना चाहिए, एक पिता का धर्म है उसके बच्चे को अच्छा समाज देना, उसकी रक्षा करना, जो अन्याय चल रहा है उसके बारे में अपने बच्चे को सीख देना और उसको जीवन के लिए तैयार करना। पिता ये काम कर ही नहीं रहा, वो तो कुछ और कर रहा है, कागज का ढेर इकट्ठा कर रहा है और उसके लिए सिफारिश का जुगाड़ कर रहा है, जो करना चाहिए था वो कर ही नहीं रहा। पति का क्या धर्म है वो नहीं पूरा कर रहा, बेटे का क्या धर्म है वो पूरा नहीं कर रहा, शिक्षक अपना धर्म पूरा नहीं कर रहा, हम इंसान होने के नाते अपना धर्म पूरा नहीं कर रहे, किसान अपना धर्म पूरा नहीं कर रहा, किसान सारा पेस्टिसाइड यूरिया डाल के पूरी जमीन को खराब कर रहा है, पक्षियों को मार रहा है जहर चिड़क के है, हाँ समझने वाला भी कर रहा है। तो हम अपने धर्म से कहीं डिग गए और इसका फिर ऑप्शन हमें तो नजर नहीं आ रहा, चिल्ला के धक्के से, मतलब कैसे, जैसे मर्जी आ जाओ यार, रास्ते पे पकड़ लो, इसको समझाना जरूरी है। इसलिए उस आशा वर्कर को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हम जाग गए हैं, अब गांव में मत घुसना। आने वाले टाइम में ऐलान होने वाला है हर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को कि एक सिंगल भी इंजेक्शन गांव में आके नहीं लगेगा। जिसने अपने बालक खतरे में डालने 100 बार डालो, लेकिन जनता सरकार मोर्चा के हर साथी के पास ये वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट होनी चाहिए, चाहे आपको अंग्रेजी पढ़नी आती हो चाहे ना आती हो। इसका पीडीएफ हिंदी कर लो, गांव के अंदर कोई ना कोई एआई को जानने वाला बंदा मिल जाएगा, इसके कर करके इसकी एआई में इसकी हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है, तो हाँ अपने इंजीनियर साहब बैठे हैं, ट्रांसलेशन करके आपको पीडीएफ मिल जाए, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं इस किताब का, जैसे रुपए वाली किताब की मैं लेसन बनाता हूं, मैं इसके लेसन जानबूझ के नहीं बना रहा, ताकि पब्लिक के अंदर धीरे धीरे ये बात अपने आप चली जाए, फिर एक दिन बनाएंगे लेसन तो फिर अपने आप पब्लिक तक बात पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे पहले हम 23 जनवरी वाले दिन इसका ऐलान ही कर देंगे, अगर वहां हम पूरे हरियाणा के हर गांव तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो, नहीं हो गए तो अपनी तैयारी फिर आगे चालू कर देंगे। तो ये अपना एक पहला पॉइंट था कि ये किताब जिसने नहीं ली है वो ले लेना, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हम लोग, ये आप लोगों के लिए मतलब अपनी तरफ से है। जो ये किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, जो अपने वाला वो ट्रेनिंग है अपनी 24 नवंबर से, वहां जो नहीं आ रहा है उसको कम से कम मतलब अपने 2-4 लोगों की टिकटों का पैसा तो डोनेशन कर ही देना चाहिए जो नहीं आ रहा। कारण क्या है कि अपने लोगों को सपोर्ट मिल जाए, नहीं समझते ना समझो, ये तो आपके ऊपर है। फ्री कुछ नहीं है, यहाँ हमने सबको समझा रखा है कि जो आदमी फ्री लेगा उसकी कीमत उनके बच्चे सूद समेत वसूल कर लेंगे हम फ्री नहीं देते किसी को, ले लेंगे, वसूल कर लेंगे, चिंता ना करो कोई आदमी किसी को फ्री नहीं देता। हाँ हाइब्रिड बच्चे क्या, हाँ वो तो सारे के सारे आईवीएफ वाले तो है ही नहीं औलाद। अच्छा आईवीएफ वालों के साथ एक और खास बात है,
जो गाय भैंस टिक्के से पैदा होती है ना, वो नेचुरल तरीके से गर्भाधान भी नहीं होता उनका। तो इसका मतलब है जो बच्चा आईवीएफ से पैदा हो रहा है उसके बच्चे भी केवल आईवीएफ से ही पैदा होंगे, बीज खत्म हो चुका है समझो उनका पूरा। यानी कि ये समझो कि वंशनाश का जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल आपके सामने है। तो इसलिए ये लड़ाई नस्ल बचाने की ऐसे है। उस टाइम किसान आंदोलन में बोलते थे ना ये फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई, वो नस्ल कैसे बचेगी ये तो किसानों को वहां बैठे हुए को किसी को नहीं पता था, लेकिन वो ऐसे थी नस्ल, खेत की नस्ल भी, डंगरों की नस्ल भी और आदमी की नस्ल भी। और बहुत से योद्धा भी हैं बचे हुए हैं ओरिजिनल बीज, अगर वो बचे हुए होंगे तो वो दोबारा हम लोग भारत को फिर से बना लेंगे 150 करोड़ 200 करोड़ का। क्योंकि जो लोग आपको बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन एक समस्या है, पॉपुलेशन कोई समस्या नहीं है, पॉपुलेशन तो वरदान है, आदमी तो वरदान है। माँ के लिए उसकी औलाद कभी भी ज्यादा नहीं होती। माँ के लिए ज्यादा कैसे हो जाएंगी? माँ तो ये भी नहीं बता सकती कि पहले जो बच्चा पैदा हुआ उससे ज्यादा प्यार है कि बाद में बच्चा पैदा हुआ उससे ज्यादा प्यार है। माँ को तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो किसके साइड में खड़ी होगी। तो धरती जो है, जमीन जो है, वो हमारी इसी तरीके से जब हम जमीन माता बोलते हैं, हम भारत माता नहीं बोलते, जनता सरकार मोर्चा वाले जमीन माता बोलते हैं, धरती माता बोलते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो भारत माता को बचाने की नहीं है, धरती माता को बचाने की है। हम राम का नाम लेते हैं, जो वो राम जो रोम रोम में बसा है। दशरथ वाले राम का नाम लेते हैं दंगाई लोग, जो जय श्री राम का नारा लगाने वाले वो दंगाई लोग हैं। राम राम का नारा लेने वाले लोग हैं वो भाईचारे को बढ़ाने वाले। हम राम के नहीं, राम से भी पहले जो था, कृष्ण से भी पहले जो था, ये जमीन माता थी, प्रकृति थी, परमात्मा था। इसलिए हम जोहार बोलते हैं, जय जोहार। जोहार हमारा नारा है और भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। इसलिए हम लोग बिल्कुल मूल में जा रहे हैं, हम ऊपर की बातें नहीं कर रहे हैं। हम आपकी भावनाओं को भड़का करके आपको किसी तरह से उत्तेजित करना नहीं चाहते हैं। हम आपको समझा करके, अपनी बात समझ करके और लोगों को समझाने के लिए प्रेरित करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद आपको अपने पीछे लगाना नहीं है, हमारा मकसद आपकी अपनी टीम तैयार करना है। आपकी अपनी टीम तैयार करने का मतलब यह हो जाएगा कि जैसे ही मैं आपको यह मैसेज दूंगा कि आपको अपनी टीम तैयार करनी है, तो इमीडिएटली आपने अपनी टीम तैयार करने का काम चालू कर देना है और उन लोगों को बोल देना है अपनी टीम को कि तुमको अपनी टीम बनानी है। ये एक ऐसी टीम बनेगी जिसमें आपको कोई मेंबरशिप फीस नहीं देनी है, लेकिन आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहां आपको बीज बचाने वाले योद्धा मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक तरीके से वैदिक विधि से उगाने वाले लोग मिल जाएंगे, यहां आपको सब तरह का साथी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना प्रीमियम के लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है। ये हमने आइडिया दिया था अपने 16 अक्टूबर 2022 की रोहतक में सिंहासन में एक रैली थी, उसमें पर अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। हमारी 3 स्टेज हैं, आज वो सुरेंद्र बता रहा था वहां जब अंदर बैठे थे। 3 स्टेज हैं, हमारे एक साथी ने बताया था हमारे तैयार होने की, जैसे घड़े के तैयार होने की होते हैं। एक कच्ची मिट्टी, एक फिर जब वो पकना शुरू करता है तब, सूखने के बाद, और फिर एक पक जाता है तब। वो कच्ची मिट्टी के टाइम पे भी अगर खराब हो जाएगा तो दोबारा से उसको मिट्टी में मिला करके फिर से शेप दे दी जाती है। यानी अगर उसमें सुराख हो जाए, तिड़क जाए, खराब हो जाए, जब तक वो मिट्टी है, सूखा हुआ है तो भी, तो उसको दोबारा से तैयार किया जा सकता है। और एक है तैयार होने के बाद खराब हो जाए तो कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल फिर भी किया जा सकता है। वो जो बीच में तिड़क जाते हैं ना, वो ना उधर के होते ना उधर के होते। तो अभी अपन तो बीच वाली स्टेज में है इस टाइम पे। इस टाइम जो भी तिड़केगा वो किसी लायक नहीं छोड़ूंगा उसको। ये परमात्मा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अपने आप ही नहीं रहेगा वो किसी लायक नहीं है। क्यों? वो इस पोजीशन पे आ गया, ना तो पूरी तरह तैयार हुआ कि आगे संगठन कैसे तैयार करना है, और ना वो उसको ये अहंकार हो गया कि भाई मुझे सब पता लग गया, अब तो अपन हो गए 30 मार्क बन के पार्लियामेंट मेंबर। ये जैसे जैसे हमको बात समझ में आती जाएगी, हम इस लालच से मुक्त हो जाएंगे कि हमको क्या मिलना चाहिए, और हम इस डर से भी मुक्त हो जाएंगे कि हमको किससे खतरा है। आपके समझदार होने से यदि मुझे खतरा होने लगे तो समझो मैं गलत काम कर रहा हूं। अगर आपके समझदार होने से मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मैं ठीक कर रहा हूं। नेता कभी नहीं चाहेगा कि आप समझदार हो जाओ, वो कभी नहीं चाहेगा संगठन बनाना सीखो, कभी नहीं चाहेगा कि उसके नाम के अलावा किसी और नाम को लो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप हमारा नाम लो, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप हमारे पीछे चलो, क्योंकि मेरे पीछे या किसी के भी पीछे चलना आपका रास्ता है ही नहीं। अब सबका रास्ता अपना अपना है। यहां केवल साथ चलो चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, तजुर्बा लेने के लिए, और फिर उसके बाद अपने तजुर्बे बनाना चालू करो। क्योंकि जीवन में अगर कुछ हासिल होगा तो केवल अनुभव से होगा, आपके अनुभव से होगा। परमात्मा भी अनुभव का ही दूसरा रूप है। वो भी कोई नाम नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई कहीं है नहीं है। वो है तो सब जगह है, नहीं है तो कहीं नहीं। जैसे किसान बोलता है ना, खेत में रखी 2 ईंट है, उसके पितरों की जगह है, उसका मंदिर है अपना। तो किसान बोलता है अगर इन 2 ईंटों में परमात्मा नहीं तो फिर वो कहीं नहीं। अगर वो मंदिर में है तो वहां भी है,
और अगर वहां नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, वो आप में नहीं तो कहीं नहीं, अगर मुझ में है तो आप में भी है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट तैयार होगा कि फिर आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं हो जाएगा। फिर ऐसे हो जाएगा जैसे हम सब ने शीशे लगा रखे हैं, मुंह पे आईना लगा रखा है, तो सामने वाला जब आपको देखता है तो उसको अपना ही चेहरा नजर आता है, फिर हम सुंदर हो जाएंगे सब, फिर हम सब एक दूसरे को सुंदर दिखने चालू हो जाएंगे ना, क्योंकि वो अपना ही चेहरा देख रहा है। यदि मान लो मैं अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता, पर आपके चेहरे पर आईना लगा हो तो आपके चेहरे की जगह मुझे अपना चेहरा दिखाई दे, लगेगा कि तो सुंदर है यार, फिर हम सब सुंदर हो जाएंगे। फिर हमें फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारे चेहरे पे पिंपल का कोई असर नहीं होगा, फिर हमारे फटे हुए कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर हम गंजे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाल सफेद होंगे तो काले करने की आवश्यकता नहीं है, पानी में केमिकल मिलाना अपने आप बंद हो जाएगा, शरीर चिकना करने की कोई जरूरत नहीं, मन चिकना नहीं है तो। सफेद बालों से दिक्कत है, मतलब जब आप बाल काले करते हो ना तो साथ में समझ लो दिल भी काला कर रहे हो, सीधा वहीं तक जाता है ना वो, क्योंकि आप पूरी सृष्टि के अंदर वो कालस मिला रहे हो बेसिकली, क्योंकि आपको जो आप हो उसमें शर्म आ रही है, ये बड़ी दिक्कत है। हम जो हैं जैसे हैं उसमें दिक्कत क्या है? या ठीक है मैंने बचपन में गलतियां कर दी थी, ठीक है मैंने जवानी में गलतियां कर दी थी, ठीक है मेरे से आज से गलतियां हो गई थी, पता नहीं था गलतियां हो गई, पता लग गया, अब तो ठीक हो जाओ, अब ठीक हो गया, अब पिछली गलतियों पे पश्चाताप कर लो, गलती हो गई थी माफी मांग लो, अनजाने में हो गई थी, हाँ पता लगने के बाद भी करना गलती नहीं है, फिर वो हेरा फेरी है, फिर ठगी है, फिर चोरी है, फिर भ्रष्टाचार है, फिर गड़बड़ है। पता नहीं था तब तक कोई दिक्कत नहीं है, गलती की माफी है, अपराध की नहीं, फिर वो अपराध हो जाएगा। अपने लोगों से मिलना और मिलने के बाद धोखा करना, कमिटमेंट करके तोड़ना, वो अपराध है। टूट गया, पहले पता नहीं था इसका क्या नुकसान है, भुगत लिया, उसके बाद तो मान जाओ, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा तो कर ही सकते हैं। और बहुत सिंपल सा है ये, बहुत सिंपल है ये लाइफ, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, हमने इसको उलझा दिया है, पता नहीं किस चीज के चक्कर में, और जिस चीज के चक्कर में है मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक नियम बता देता हूँ, जिंदगी का नियम है ये, परमात्मा का नियम, परमात्मा का नियम है, वो ये नियम है, आपको जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। आप जो करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, आपकी जो प्लानिंग है वो कभी पूरी नहीं होगी। आज तक हुई हो तो बता दो। यहां 60 साल के भी बैठे हैं, 50 के भी बैठे, अपने बच्चों के लिए जो प्लान किया था, घर के लिए जो प्लान किया था, जिंदगी के लिए जो प्लान किया था, जो भी प्लान किया था, सब फेल हो चुके हैं, सारे फेल होने हैं, ये भी कन्फर्म है, ये श्राप है, आपको ऊपर से आया हुआ है, मेरा नहीं है। सबको, किस किस को? जो अपने आप को यह समझता है कि मैं हूं और मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो फिर वो बोलता है करके दे मेरी मर्जी के बिना, फिर नहीं होता है, फिर खिंचता है, चोरी करता है, फिर किसी को डराता है, खुद डरता है, कभी गुलाम बनता है, कभी गुलाम बनाता है, कभी किसी को डराता है, कभी खुद डरेगा, कभी भागता है, कभी भगाता है, कभी लूट मचाता है, कभी यहां आनंद ढूंढ रहा है, कभी यहां ढूंढ रहा है, कभी मिलना नहीं है, ये तय है, फिर थक जाता है, कुछ नहीं हो सकता है। मैं अभी बता रहा हूँ, पहले आगे तो आज मेरा पाठ भूल गया, याद है तो रट्टा मार रखा था, टूट गया, कनेक्शन ही टूट गया, मैं क्या कहना चाह रहा था भुला दिया, देख मैंने लिख के लेना पड़ेगा, मैंने बेराइन था, मैंने ये टॉपिक लिया। जो जब थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, और जब आपको हमको सबको अपनी अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि हम कुछ नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं उस ताकत के सामने, फिर हम कह देंगे ठीक है कर ले अपनी मर्जी की, जो कुछ तू कहेगा वैसा कर देंगे। फिर जब ऐसे कह देंगे कि जो तू कहेगा वो कर देंगे, फिर वैसे होने लग जाता है जैसे हमको चाहिए था, फिर लगता है यो मैं कर रहा हूं। ये नियम है। थोड़ा सा चौधरी बनते हो फिर वो गर्दन पकड़ लगा, अच्छा तेरे को लग रहा तू कर रहा है, चल तू कर ले, फिर खिंची आती है, फिर सरेंडर करते हैं, फिर सरेंडर करने के बाद फिर चीजें ठीक होने लगती हैं, फिर अहंकार आ जाता है, ये प्रोसेस चलती रहती है। पर अगर ये सम रहने की आदत डाल लेंगे और एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, नो कोई मध्यम मार्ग नहीं, एक ही मार्ग, केवल एक मार्ग, और वो उसका मार्ग जो उसने मैसेज दिया है। मैंने कल जो बताया था, एक ही चीज है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करनी है। फ्रीक्वेंसी रेज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना है। अब प्रकृति के नियमों का पालन कैसे करना है, अगर ये चीज करनी हो तो ये प्रैक्टिकल अपने शरीर से करने की बात है, ये प्रैक्टिकल का मामला है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे।